बीएसपी में अच्छा खासा आपका प्रभाव था, लेकिन फिर दूरियां बढ़ी और लंबे समय बाद आप समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं। और माननीय अखिलेश यादव हैं, खुद पीड़ित समुदाय से आते हैं, विक्टिम क्लास से आते हैं, ओबीसी हैं और लगातार पिछले 8 सालों से अपमानित हो रहे हैं। पीड़ा है, कभी वो मंदिर में पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण सुनते हैं तब वो ये दावा करते हैं कि बाकी के राजनीतिक दल शोषितों वंचितों का वोट लेते हैं, हम उनके हितैषी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर भी धोते हैं, योगी आदित्यनाथ भी साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है विपक्षी दलों पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर, वो हमको ना तो एजुकेट होने देना चाहते हैं और ना ही हमें अपने पैरों पर खड़े होने, वो हमें भीख पर निर्भर रहने देना चाहिए। 5 किलो 10 किलो अनाज के बावजूद, तमाम के इनके रेडियो के बावजूद इस विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में मेरे समाज ने मोबिलाइज किया, गतिशीलता बनाई। चुनाव में बढ़ता हुआ धन का प्रभाव ये लोकतंत्र की हत्या और उसके गला गर्दन मरोड़ देने के समान। चुनाव वोटों से होना चाहिए, नोटों से नहीं होना चाहिए। चुनाव नोटों से कराया जा रहा है तो लोकतंत्र की तो गर्दन मरोड़ दी गई। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। भारत का राष्ट्रपति भारत की महान संसद के निर्माण के बाद उसमें उद्घाटन करने राम मंदिर में अंदर नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान, हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित नाम, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझने वाले 3 बार के विधायक और 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तब ये कैबिनेट मंत्री बने थे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दद्दू प्रसाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दद्दू जी आपका। दद्दू प्रसाद जी इस वक्त चर्चा में हैं क्योंकि अभी उन्होंने हाल में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला और अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिसातें बिछाई जाने लगी हैं। दद्दू प्रसाद जी का अखिलेश यादव जी के साथ आना, यानी कि जो पीडीए का नारा है वो मजबूत होता हुआ 27 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दद्दू जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, क्या इसके पीछे कारण रहा? क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति में नाम रहा है, 3 बार के आप विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बीएसपी में अच्छा खासा आपका प्रभाव था, लेकिन फिर दूरियां बढ़ी और लंबे समय बाद आप समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं। देखिए, मैं एक मिशनरी आदमी हूँ और इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था से जो पीड़ित समाज है उससे मैं आता हूँ और बचपन से ही सामाजिक व्यवस्था के दंश, अपमान, छुआछूत, बेइज्जती का हमने मुकाबला किया और उसको झेला है। मैं जब स्कूल में अपने पढ़ता था तो तभी से इससे सरोकार रहा है। तो इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए एक मन में आकुलाहट बचपन से रही है। तो मैं हाई स्कूल पढ़ रहा था तो मानवर काशीराम जी जो DS4 के माध्यम से इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए, जिसको अंग्रेजी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया, तो वो एक मूवमेंट चला रहे थे और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए एक अपील कर रहे थे। ये बात मुझे अच्छी लगी कि इस मूवमेंट के साथ जा कर के हम अपने अपमान, बेइज्जती, छुआछूत को समाप्त कर पाएंगे। तो हम DS4 से जुड़ते गए। 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते गए।
पर खैर मुझे पढ़ाई भी पूरी करनी थी। मैं लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक के लिए लखनऊ आ गया। यहाँ पर उस महान मसीहा से मेरी मुलाकातें ज़्यादा हो गईं और लिहाजा उनकी जो मुहिम चली कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 1 अगस्त 84 से 14 अगस्त 84 तक दिल्ली में जेल भरो आंदोलन उन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो को लेकर के चलाया। तो 13 अगस्त 84 को हम भी झांसी मंडल से लोगों को लेकर के जेल भरो आंदोलन में 7,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। एक जुड़ाव उस मिशन के साथ, उस मूवमेंट के साथ लगातार होता गया और गहरा जुड़ाव होता गया। जब तक वो मिशन वहाँ मजबूत था, वो विचारधारा मजबूत थी, हमने पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में भी मानवर काशीराम जी ने जुलाई 1987 में हमारे घर, जो मेरे फादर पिताजी बंधुआ मजदूर थे, तो उनके घर भेजा कि ये लड़का हमें दान कर दो, ये लड़का हमारे काम का है। तो 2 आदमी जिनमें से एक अभी जिंदा हैं, डॉक्टर रामाधीन बाबूजी और प्रेम नारायण सचान, तो जो मेरे प्रेरक के रूप में जीवन में काम किए, तो डॉक्टर प्रेम नारायण सचान साहब अभी 2 साल पहले दुनिया से गुजर गए, कानपुर के रहने वाले वो। तो उन्होंने मेरे पिता से बात किया। मेरे पिता ने शुरुआती झिझक जाहिर किया कि एक ही लड़का मैंने पढ़ा पाया हूँ, बाकी तो मेरे सब लड़कियाँ अनपढ़ हैं और मेरा बड़ा बेटा है वो भी अनपढ़ है और वो इंजीनियरिंग कर चुका है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मैं आपको दे दूँ तो मेरा बुढ़ापा कैसे होगा। खैर जब मिशन का वास्ता दिया गया, एक बड़े बदलाव का वास्ता दिया गया, तो रात में 2 बजे मेरे पिताजी, जो कि खुद गुलामी को झेले थे, अपमान को झेले थे जीवन भर और उससे बाहर निकल आए थे, 32 बीघा ज़मीन के मालिक बन चुके थे, तो उन्होंने रात में 2 बजे हाथ पकड़ करके कहा कि भाई अगर इतनी बड़ी बात है, कांसीराम जी भेजे हैं आपको, तो ले आओ ये लड़का, मैं देते हो, ले जाओ। मैं पूर्णकालिक प्रचारक बना और बन कर के मैंने इस अभियान में पूरे दिलो जान के साथ काम किया और उसमें आगे चल कर के जब मेरी उम्र हुई चुनाव लड़ने के लायक, तो मानवर काशीराम जी ने मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर मानिकपुर इलाके को मुझे इंगित किया कि आप वहाँ कोल आदिवासियों के बीच में जा कर के उनको संगठित कीजिए और वहाँ से आपको चुनाव लड़ना है। इसके पहले मैं अपने ज़िले से, बांदा ज़िले से 3 विधायक जिताने में कामयाब हो गया था। इससे मेरी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, संगठनात्मक क्षमता है, वो मानवर काशीराम जी के सामने प्रदर्शित हो चुकी थी। तो ये फिर हम 93 में लड़े, वो लूज कर गया मैं 3000 वोटों से वो इलेक्शन, पर मैं 1996 में जीता, 2002 में जीता, फिर 2007 में तीसरी बार जीता और 2007 में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे कैबिनेट में ले लिया गया। मानवर काशीराम जी नहीं जिंदा थे, तो कैबिनेट में ग्राम विकास का मुझे इंचार्ज मिला। मनरेगा मेरे मनपसंद, मेरे रुचि का काम मुझे मिला और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मैंने मज़दूरों को मोबिलाइज़ किया और मनरेगा के जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए बड़ा काम किया गया। ग्राम विकास की दूसरी और स्कीम थी। ये जो मूवमेंट है सामाजिक बदलाव की, ये जब तक बसपा में रही हमें बहुत आनंद आया। ये जब मूवमेंट छोड़ दी गई आफ्टर कांसीराम जी, जब तक कांसीराम जी रहे तो किंतु परंतु लगा करके भी ये मूवमेंट गतिमान रही, गतिशीलता रही। पर आफ्टर कांसीराम जी ये मूवमेंट तिलांजलि दे दी गई। जो इस सामाजिक बदलाव की बात करने वाले लोग थे वो एक एक करके धक्का दिए गए और उनको प्रदेश से बाहर किया गया, फिर प्रदेश से बाहर करके पार्टी से भी बाहर किया गया। आखिरकार 28 जनवरी 2015 को मेरा भी नंबर लग गया और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। पत्रकार बंधुओं ने मुझे यही एक ही सवाल किया कि अब आप क्या करेंगे, बड़े कद्दावर नेता थे, अब आपको तो निकाल दिया गया,
तो मेरे मुंह से अनायास ही एक ही वाक्य निकला कि किसी भी शोषणकारी पार्टी, शोषणकारी व्यक्ति शक्ति के साथ जाकर अपने गुरु कांशीराम की सीख को और अपनी माँ की दूध को मैं शर्मिंदा नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा करेंगे क्या? तो हमने कहा कि मानवर कांशीराम जी ने जो सिखाया है तो हम 6000 जातियों में तोड़े हुए लोगों को जोड़ेंगे, बहुजन समाज बनाएंगे और सामाजिक बदलाव के लिए उनके अंदर एक उत्प्रेरणा पैदा करेंगे और इस मूवमेंट को गतिमान बनाएंगे। खैर, हम 8 साल से इस झंझावत में, इस अभियान में हमने अपने हिसाब से प्रयास किए। कई मोर्चे हमने उनके साथ भी गए और बीच में हम कई ग्रुप के साथ मिल कर के काम किए। पर मुझे लगा कि ये जो गतिशीलता, सामाजिक बदलाव जो भारत के 90% आबादी की, 85% आबादी की नीड है और उसकी डिज़ायर बन चुकी है ये, और विक्टिम क्लास चाहता है कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया जाए, क्योंकि हमारे दुखों का कारण इस देश की सामाजिक व्यवस्था है। हमारी गुलामी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म का कारण इस देश की सामाजिक व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 38 प्राविधानित करता है, निर्देशित करता है सरकारों को कि इस देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो, उसका निर्माण किया जाए। पर इन पिछले 75 सालों में सरकार ने कोई नई सामाजिक व्यवस्था का डिजाइन लेकर के नहीं आई, लिहाजा जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था है वो एग्जिस्ट कर रही है। वही पुराना जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीचता, गैर बराबरी, शोषण, उत्पीड़न। इधर माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को समझ करके और संविधान की भावना को समझ करके, संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि हम भारत के लोग भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेंगे, उसका अभिप्राय निकलता है। तो उन्होंने इस दिशा पे पहल किया और जब एक जगह सारा बंद हो चुका और जब मूवमेंट बंद गई तो बसपा का जनाधार धीरे धीरे करके खिसकता गया, क्योंकि जो बसपा के पास जनशक्ति थी वो उस सामाजिक बदलाव के आंदोलन की जन समर्थक था, मैंडेट उसका था। और जब वहाँ तिलांजलि दे दी गई तो धीरे धीरे करके वो निराश लोग इधर उधर, फिर उनमें से काफ़ी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर निष्कासित कर दिया गया, एक एक करके बारी बारी से। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भारत में स्ट्रांग होती गई और स्ट्रांग होने के कारण वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। तो ऐसी सूरत में सामाजिक बदलाव के लिए भी जो बहुजन समाज की अवधारणा थी वही पीडीए के नाम से सामने आई है। माननीय अखिलेश यादव ने इस दिशा में पहल किया है, इसलिए ये मिशन मुझे यहाँ गतिशील नज़र आया और मैंने बिना हिचक किए सामाजिक बदलाव की मुहिम को और पीडीए कॉन्सेप्ट को धरती पर उतारने के लिए, ग्रास रूट पर ले जाने के लिए, क्योंकि पीडीए क्या है? पीडीए है कि इस देश की 6000 जातियों में तोड़े गए समाज को जोड़ करके उनमें भाईचारा पैदा करना, साथ ही साथ हम में से धर्म परिवर्तित करके जो 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले जो भाई हमारे सिख हो गए हैं, जो हमारे भाई मुसलमान हो गए हैं, जो भाई हमारे बुद्धिस्ट हो गए हैं, जो जैन हो गए हैं, आखिरकार वो हमारे खून के भाई हैं, हमारा एक ही ब्लड है इस देश में। तो वो हमारे बिछड़े हुए हैं, उन सब के शोषित पीड़ितों के बीच में दुखिया दुखिया भाई भाई। पीडीए का कॉन्सेप्ट यही है कि सारे शोषित पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनकी एक जनशक्ति, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारी विरोध के बावजूद जो लोकतंत्र भारत में लाए, उस लोकतंत्र के आधार पर पीड़ित समाज हुक्मरान बने, शासक बने और अपने हाथों इस सामाजिक व्यवस्था का बदलाव करे और नई मानवता आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे। तो इसके लिए, इसे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। ठीक है, आप बीएसपी से लंबे समय तक जुड़े रहे, आपने बीएसपी की राजनीति को बहुत अच्छे से देखा, उस पर हम आएंगे क्योंकि वो आपके राजनीतिक जीवन का, आपके संघर्ष के दिनों का एक बहुत
बड़ा चैप्टर है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की अखिलेश यादव के पीडीए के नारे से प्रभावित होकर, क्योंकि जो मान्यवर साहब ने बहुजन का नारा दिया वो अब आपने कहा कि ये पीडीए के तौर पर सामने आया है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, राहुल गांधी भी वही बात करते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सामने रखकर कहा कि बीजेपी इसको बदल देगी, जातिगत जनगणना की बात भी राहुल गांधी करते हैं। तो आपको क्या कांग्रेस में वो बात नजर नहीं आती? और एक सवाल और है कि राहुल गांधी ने ये बात अपने बयान में कही, जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। सेंट्रल के जब लोकसभा के स्थिति आएगी तो कांग्रेस पार्टी बड़ी प्लेयर है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पे खड़ी है। पर उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, उसको रोकना है, तो इसमें हम बहुजन समाज को विभाजित नहीं होने देना चाहते। अगर हमारा ध्यान कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता है, बहुत खूबियां हैं, सिमिलरिटी है, परंतु कांग्रेस की तरफ हम जाते हैं तो बहुजन समाज विभाजित होता है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी दुविधा के समाजवादी पार्टी मुझे ज़्यादा पसंद आई। और आगे राहुल गांधी भी अच्छे नेता हैं और उनको अभी काफ़ी इस दिशा में धरती पर उतारना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जड़ता है, उस जड़ता को भी उन्हें समाप्त करना है। हरियाणा के इलेक्शन में जो हमने देखा, उसको भी हमने अपने अनुभव में प्राप्त किया। इसलिए हमारी टॉप प्रायोरिटी जो बड़ा प्लेयर है उसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, और जो माननीय अखिलेश यादव हैं, खुद पीड़ित समुदाय से आते हैं, विक्टिम क्लास से आते हैं, ओबीसी हैं और लगातार पिछले 8 सालों से अपमानित हो रहे हैं। पीड़ा है, कभी उनको कुछ कहा जाता है, कभी कुछ का उनका घर धुलाया जाता है, कभी वो मंदिर में पहुंच जाते हैं। आखिरकार वो क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आखिरकार उनको अपमानित करके और इस देश की सामाजिक व्यवस्था का वो नज़ीर पेश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी स्वाभाविक लगाव, जुड़ाव, सिंपैथी माननीय अखिलेश यादव के साथ है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हम जब सुनते हैं, जब उत्तर प्रदेश वो आते हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण सुनते हैं, तब वो ये दावा करते हैं कि बाकी के राजनीतिक दल शोषितों वंचितों का वोट लेते हैं, हम उनके हितैषी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर भी धोते हैं, योगी आदित्यनाथ भी साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है विपक्षी दलों पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर, यह दावा करती है कि शोषितों वंचितों के असली हितैषी हम हैं। और वहीं जब विपक्ष की बात आती है, समाजवादी पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पे यही आरोप लगाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको लगता नहीं है कि जो बहुजन समाज है वो भी कंफ्यूज रहता है? देखिए, मेरा समाज हजारों साल से कानून बना करके अशिक्षित रखा गया, निरक्षर बनाया गया। ये लिखित कानून के प्राविधान के तहत जो भारत में जिनसे समाज संचालित होता है, कानून है जो, उस कानून में लिखा गया कि नारी को और शोषितों, पीड़ितों, पिछड़े वर्ग को शिक्षा ग्रहण करने नहीं दी जाएगी। तो ये मैं स्वीकार करता हूँ कि उनके पास विश्लेषण क्षमता थोड़ी शिथिल है, कमज़ोर है, वो कंफ्यूज होते हैं। परंतु हमारा यही तो काम है कि गुमराह समाज को आगाह करके ले जाना, यही तो हमारी टारगेट है, यही तो हमारा काम है। और हम इस काम को करेंगे। 100 साल पहले जब रोम मुक्ति की आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ के बादशाह ने कहा कि सारे अधिकार ले लो, कौन से सूची बना के ले आओ, हम आपको सारे अधिकार देने को तैयार हैं। पर रोम के लोगों ने कहा कि भाड़ में जाएं तुम्हारे अधिकार, हम तुमसे शासित नहीं होना चाहते हैं। हमारी भी स्थिति यही है, हम आपसे रूल्ड नहीं होना चाहते हैं, हम अपने हाथों अपना मुक्ति द्वार खोलना चाहते हैं। क्योंकि आपके हाथों हमारा मुक्ति द्वार खुलेगा तो आप जब चाहेंगे
हमें पुनः जकड़न में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेंगे। हम अपनी इनर कैपेसिटी को डेवलप करना चाहते हैं। हम जो गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे वो परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ेंगे। हम सक्षम होंगे, एबिलिटी आएगी हमारे अंदर। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के इन झूठे बहलावे में, 5 किलो अनाज में, अधिकारों में, रेवड़ी बांटने में विश्वास नहीं करते हैं। हम भारत के संविधान के आधार पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और जिन्होंने हमारे साथ शोषण किया है वो क्यों हमें देंगे? आखिरकार उनका हित नहीं है हमें मजबूत करने में। उनको लगता है कि अगर ये सशक्त हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो इनकी जनशक्ति ज़्यादा है। जब इनकी जनशक्ति ज़्यादा है तो बैलेट पावर इनके पास ज़्यादा है। इस बैलेट पावर के आधार पर ये सूबे की सूबेदारी ले लेंगे और फिर सेंट्रल की हुकूमत अपने हाथ में ले लेंगे। इसलिए वो हमको ना तो एजुकेट होने देना चाहते हैं और ना ही हमें अपने पैरों पर खड़े होने, वो हमें भीख पर निर्भर रखने देना चाहते हैं। हम लानत है, और मैं अपने समाज को लगातार आगाह कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। उसी के कारण तो 5 किलो 10 किलो अनाज के बावजूद, तमाम के इनके रेवड़ियों के बावजूद, इस विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में मेरे समाज ने मोबिलाइज किया, गतिशीलता बनाई, और इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ वो खड़ा हुआ, जब देखा हमने कि बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में नहीं है और वो भूमिका नहीं निर्वहन कर रही है, गतिशीलता नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ रूलर हो गई है, वो शोषक वर्ग के साथ ही खड़ी हो गई है, तो मेरे समाज ने कोई विलंब नहीं किया और रिक्वायर्ड समर्थन जो समाजवादी पार्टी के लिए आवश्यक था वो दिया, और वो 5 सीटों से ऊपर उठ करके 37 सीट लोकसभा की जीतने में कामयाब हुई। संपूर्ण विपक्ष को, इंडिया को तो 46 सीटें, 43 सीटें जीतने में वो कामयाब हुए। तो आगे भी हम यही चाहते हैं कि हम स्वयं शासित होना चाहते हैं अपने द्वारा, हम तुम्हारे द्वारा रूल्ड नहीं होना चाहते। अच्छा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और बीजेपी को तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, और ये माना गया कि जो वोट बैंक, जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसने विपक्ष को यानी समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को भर भर के वोट दिया, और उसका नतीजा सामने आ गया। बहुजन समाज ने अपनी ताकत दिखा दी लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि संविधान के नाम पर विपक्ष ने बरगलाया, और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उनका भी मैंने उस दौरान का बयान सुना, तब उन्होंने भी कहा कि विपक्ष ने जो संविधान बदल दिया जाएगा, ये जो बात थी ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दी, और इस बात को पहुंचाने में विपक्ष जो है सफल रहा। उसका नतीजा ये रहा। ये विपक्ष नहीं, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता लल्लू सिंह जैसे लोग, अंतुले जैसे लोग, ये हमारे मददगार साबित हुए। इन्होंने हमारे समाज तक पहुंचाया कि हमें एक बार 400 सीटें मिल जाएं तो हम इनको औकात दिखा देंगे, इनका ये संविधान के बल पर हमारा मुकाबला कर रहे हैं, अकड़ के खड़े हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए मददगार साबित हुए। तो हम तो लल्लू सिंह जैसे लोगों को धन्यवाद जाहिर करेंगे कि उन्होंने हमारे समाज को चौकन्ना कर दिया, और ये कपोल कल्पित बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। एक डिजाइंड संविधान तैयार भी हो चुका है, जो छन करके हमारे पास आया भी है। अब चूंकि वो कहीं से प्रमाणित नहीं है तो मैं उसके प्रमाणिकता का दावा तो नहीं कर सकता, पर वो आया है हमारे पास। और भारतीय जनता पार्टी आज भी मनु विधान को आदर्श विधान कहती है, आज भी वो गौतम विधान को, याज्ञवल्क्य की स्मृति को आदर्श कहती है। ये क्या प्रमाणित करता है कि आप भारत के वर्तमान संविधान के प्रारूप से सहमत नहीं हैं। और ये वो लोग हैं जो जब संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकें होती थीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये
क्रिएशन का कोई प्रस्ताव नहीं लाते थे, बल्कि संशोधन का सैकड़ों हजारों प्रस्ताव ला करके और अच्छी चीज़ों को निकाल देते थे। यहाँ तक कि नारी मुक्ति के लिए, नारी समानता के लिए जब भारत के संविधान में पर्याप्त प्राविधान नहीं हो सके, तो बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री के रूप में 1952 में हिंदू नारी कोड बिल लेके आए, जिसको भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने भारी विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को सतर्क किया इस बात के लिए कि आप फ्लोर पर मैनेजमेंट कर लीजिए, इसका अपोज हो सकता है, चूंकि नंबर आपके पास हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं। पर वो आरएसएस की विचारधारा से, हिंदू महासभा की विचारधारा से प्रभावित लोग थे। उन्होंने डट कर के मुकाबला किया। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर देश को तोड़ने का आरोप लगाया गया। आगे की बात है, 4-5 साल के अंदर वो उस सरकार को फिर खंड खंड में हिंदू नारी कोड बिल को पास कराना पड़ा। तो ये तो न केवल पिछड़ों को समानता नहीं देना चाहते हैं, बल्कि ये तो नारी को समानता नहीं देना चाहते हैं, और आज भी अड़े हुए हैं। इसलिए संविधान को बदलने की जो बात है वो कपोल कल्पित नहीं है। हमने लक्ष्य प्राप्त किया अपना, और संविधान के बदलाव की संभावनाओं को रोक दिया है। अब अगला लक्ष्य है, इनको सूबेदारी से हटाना है, और ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत साथ में आते हैं तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। हमें कोई घबराहट नहीं है एक साथ इलेक्शन से, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। तैयारी हम कंप्लीट रखना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। हाँ, अगर वो आते हैं, ये देखे देश के, भारत की संविधान की मूल भावना के खिलाफ, पर उनके पास नंबर है, उनके पास मेजॉरिटी है, तो वो मेजॉरिटी का दुरुपयोग करके अगर लाते हैं तो तैयारी हम कंप्लीट रखेंगे। हम पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं। वक्फ पर क्या नहीं, कहना है? वक्फ पर तो गलत है। ये तो सरासर नंगी आंख से देख करके ही पता चलता है। अर्थ ये क्या है, ये भारत के मूल संविधान के मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। संविधान को बदलने का और क्या सबूत चाहिए? संविधान का जो धारा 370 है उसको ये बदल डाले। अभी ये जो भाषा फार्मूला है उस पे बातें कर रहे हैं। ये भारत को विखंडित करने वाली बात है। मोहन भागवत ने कहा 4 फरवरी 2023 को कि जाति देश के लिए खतरनाक है और ब्राह्मणों ने बनाई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा उन्होंने मुंबई के अंदर। तो क्यों नहीं जाति व्यवस्था को खंडन करती भारत सरकार या उनके जो समाज व्यवस्था के ठेकेदार लोग हैं? करना चाहिए उनको। तो यही तो बात है, यही तो सबूत है इस बात का कि वो भारत के संविधान से सहमत नहीं है। तो हमने एक तो काम किया कि इनको रोक दिया कि वो संविधान के तरफ छेड़छाड़ करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सके। और ये बड़े ढोंगी लोग हैं, ये संविधान के दिखावे में पूजा करेंगे, माथे पर लगाएंगे और उसके साथ संशोधन ले आएंगे, उसको बदल डालने के लिए बारी बारी से प्रस्ताव ले आएंगे। तो इसलिए ठीक किया, हम अपने समाज को आगाह करने में निरंतर लगे हुए हैं। आगाह करके उनको संगठित करने के पे उनका काम है हमें तोड़ना। वो जाति के आधार पर हमें हजारों साल से तोड़ते रहे हैं। हमारा काम है जाति से अपमानित लोगों को, जाति से तिरस्कृत लोगों को जोड़ करके पीढ़ी बना देना। देखिए, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, आप बड़ा चेहरा हैं, दलित राजनीति भी आपने बहुत काम किया उसमें। 27 को लेकर क्या बात हुई? 27 में मानिकपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, इस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी कोई न शर्त रही और न कोई बात रही, और हमें सीट नहीं स्टेट जीतने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन एक आप महत्वाकांक्षा उसे कह लें या ये कह लें कि जब कोई पद पर होता है तो भाई ज़्यादा काम कर लेता है, पद पर नहीं होता है तो वो जो चाहता है वो नहीं उतना कर पाता है। तो इसको लेकर आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो कुछ तो सोच के की होगी। ये ठीक है कि आप सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हम लोग सत्ता से बाहर कर देंगे। आपकी भूमिका क्या चुनाव लड़ने की होगी? मेरे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा वरदान दे के गए। 85 सीटें रिजर्व हैं। पिछले इलेक्शन में माननीय अखिलेश यादव ने
85 से हिस्सा बढ़ा करके 90 सीटों पर शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार उतारे। अभी लोकसभा चुनाव में 17 में से शायद 20 सीटों पर, 19 या 20 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे। ये बात जाहिर करती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब मेरे समाज को हिस्सा मिलेगा तो मैं कैसे भूखा रह जाऊंगा? तो पंगत अगर बैठी है, पंगत खा जाएगी तो परसैया कहाँ भूखा रह जाएगा? परसैया को भी मिलेगा। तो इसलिए ये और अच्छे लोग हाउस में पहुँचे, प्रतिभा संपन्न लोग, स्ट्रगलफुल लोग, गरीब के घर से, झोपड़ी से निकल कर के लोग पहुँचे। तो यही तो पीडीए की संकल्पना है, यही तो समाजवाद की संकल्पना है। आपने देखा होगा आलमगीर विधायक जी लगातार जीत रहे हैं, और मैं भी मजदूर के घर से और मानवर कांसीराम जी सैकड़ों लोगों को झोपड़ियों से निकाल करके, चूँकि इस देश में बड़ा खतरनाक है चुनाव में बढ़ता हुआ धन का प्रभाव, ये लोकतंत्र की हत्या और उसकी गर्दन मरोड़ देने के समान है। चुनाव वोटों से होना चाहिए, नोटों से नहीं होना चाहिए। चुनाव नोटों से कराया जा रहा है तो लोकतंत्र की तो गर्दन मरोड़ दी गई है। तो हम लोग समाजवादी संकल्पना यही रही है, बहुजन समाज की संकल्पना रही है कि निर्धन का बेटा भी अगर जनप्रिय है, लोकप्रिय है और वो समाज के लिए अच्छा काम करता है तो उसको भी उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 2022 में भी आपका चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी समाजवादी पार्टी से जी। लेकिन उस बीच जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि कुर्मी समाज का कुछ विरोध था, उसकी वजह से टिकट आपका कंफर्म हो गया था लेकिन बाद में टिकट काटा गया। हाँ, इसके पीछे क्या कहानी? कुर्मी समाज का मेरे से विरोध नहीं है, कुछ लोगों का हमसे विरोध रहा है। कुर्मी समाज को हमने विधायक जिताया है, सांसद जिताया है। कुर्मी समाज के लोगों को जंगल से पकड़ करके हम ले गए इलाहाबाद, चुनाव लड़ाया है। तो कुर्मी समाज का विरोध क्यों होगा मुझसे? कुर्मी समाज को तो हम मददगार साबित हुए हैं। आर.के. पटेल मैं जिता के लाया, दूसरे और लोग हैं उनको हम जिता के, शिवशंकर पटेल हैं, इनके चुनाव में हम, उनकी पत्नी लड़ी, उनको जिताने में। मध्य प्रदेश से भीम सिंह पटेल के लिए हमने काम किया, सुखलाल कुशवाहा को जिता के ले आए। तो हम लोग तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के लिए काम किए और लगातार काम किए हैं। और लगातार तो कुर्मी समाज का विरोध नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने घबराहट है, वो घबराहट के कारण उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किए और लिहाजा वो टिकट नहीं उन्होंने दे पाए। वो चाहते थे पर वो नहीं दे पाए। तो ठीक है, हमने उसको स्वीकार किया। हमें लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय लड़ जाइए, तो हमने कहा कि नहीं, हमारी जो संकल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें 2022 में हराना है, तो अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा विरोधी वोटों में विभाजन हो जाएगा और लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो हम ये मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाएंगे और हमने नहीं उठाया और हम लगातार अभियान में लगे, कैंपेन किए और सामने है। 2017 में भी आप चुनाव? हाँ, मैं 2017 में मानवर कांशीराम जी की जो वामसेफ थी उससे अलग वोट करके कुछ लोग थे, उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई, मैंने नहीं बनाई। तो चूंकि गतिशीलता आप समझें कि अगर मैं नॉन मिशनरी होता तो जब बहुजन समाज पार्टी के खेप की खेप 2 दर्जन 3 दर्जन विधायक बसपा से बाहर निकाले जा करके और समाजवादी वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे, सपा में शायद कोई गया हो, नहीं गया था उस समय, सब भाजपा में जा रहे थे। तो मेरे एक साथी मुझे भी हाथ पकड़ करके ले गए CMS के वहाँ ऑडिटोरियम में जो है, कहा नहीं, मैं हाथ छुड़ा के मैं कहा कि मैं नरक में नहीं जाने वाला हूँ और आपको भी यहाँ अपमान मिलेगा, यहाँ मत जाइए। पर वो नहीं सुना उन्होंने, और नहीं सुना तो वो चले गए। खैर विधायक बन गए, मंत्री बन गए, बहुत सारे लोग जीत गए, पर दद्दू प्रसाद तो नहीं गए।
दद्दू प्रसाद ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और वो बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसको मैंने नहीं बनाया था, वो वामन मेश्राम के लोगों ने बनाया था, उससे मैं चुनाव लड़ा, जहाँ पर कि उसका कोई काम नहीं था, नेटवर्क नहीं था। 10,000 वोट मैंने अपनी जनता का प्यार प्राप्त किया। उसके बाद मुझे लोकसभा चुनाव में लोगों ने, पर हम लोकसभा चुनाव हम नहीं लड़े, पर हमने सपा बसपा गठबंधन कराने के लिए लॉबिंग किया। हमने एक प्रेशर फोर्स तैयार किया, जिसने अनेक ज़िलों में तो इस बात के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो भाजपा को हराना है उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल की सत्ता में आने से रोकना है। और इसके लिए एक ही सूत्र है कि सपा बसपा गठबंधन कराना है। तो जब ये अभियान हम लोगों ने चलाया, दोनों नेताओं के पास ज्ञापन भेजे गए, मेमोरेंडम भेजे गए, कुछ प्रभाव तो पड़ा। तो अब मार्च 2018 में जो गोरखपुर और फूलपुर का चुनाव हुआ, तो गठबंधन तो नहीं हुआ, परंतु वो जुगलबंदी होती हुई दिखाई दी। हमारे कलेजे को तसल्ली मिली और वो दोनों सीटें जीत गए। भाजपा हार गई तो हमारा सूत्र प्रमाणित हो गया कि ये हो सकता है, जो भाजपा अजेय हो गई है वो हराई जा सकती है। फिर हमने, पर जो भारतीय जनता पार्टी के शोषणकारी शक्तियाँ बहुजन समाज पार्टी के अंदर इनफिल्टर कर गई हैं, तो वो रिजल्ट आने के बाद 2019 का, और 3 जून को गठबंधन उन्होंने तोड़वा दिया। किसने तोड़वाया था? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के प्रशिक्षित लोग एक नहीं है। एक नाम आपको दिखाई देता है, सुनाई, पर मैं एक नहीं मानता हूँ। वो अनेक लोग वहाँ इनफिल्ट्रेशन कर गए हैं और पजेशन करने के मुद्रा में है, पजेशन कर भी लिया है। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था के बदलाव की एक प्रोसेस है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की मूवमेंट जब गतिमान होती है, तो शोषणकारी ताकतें, यथास्थितिवादी ताकतें उस मूवमेंट में इनफिल्ट्रेशन करेंगी, पजेशन करेंगी, और अगर पजेशन नहीं कर पाए तो डिस्ट्रॉय कर दो, डिवॉल्यूशन। तो वो एक प्रोसेस में है और लिहाजा उन्होंने पजेशन किया और घुसपैठ करके गठबंधन तोड़ा गया दलित पिछड़ों के बीच में झगड़ा कराने के लिए। क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव सामने पेंडिंग थे 1 साल के अंदर। अगर वो गठबंधन 2019 का बना रहता तो जिला पंचायत की जो 85 ज़िले हैं, उसमें से 50 ज़िलों में दलित पिछड़े वर्ग के लोग, पीडीए के लोग जिला पंचायत चेयरमैन बन जाते। 900 ब्लॉक में से अधिकांश में पीडीए के लोग ब्लॉक प्रमुख बन जाते। तो ये कोशिश हुई, और यही नहीं, ये भी कोशिश हुई कि झगड़े फसाद हो जाएं। इसलिए तमाम का अग्रेसिव बातें करके 3 जून को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी बहना के द्वारा तो उकसाया गया, जबकि हम बसपा तो 10 सीट जीती थी, समाजवादी पार्टी तो पीछे रह गई थी, 5 ही जीती, डिम्पल जी हार गई थी। तो कहना तो इनको चाहिए था, पर नहीं, जो ज़्यादा जीता है उसने ब्लेम किया। ये उकसा रहे थे कि कहीं चट्टी चौराहे में झगड़ा हो जाए, यादव चमारों के बीच में तू तू मैं हो जाए और दंगे हो जाए। पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अखिलेश यादव को, उन्होंने पैसेंस को बरकरार रखा और इस साजिश का हिस्सा नहीं बने, और कोई वक्तव्य मेरी बहन जी के खिलाफ उन्होंने जारी नहीं किया। ये दलित समाज वहीं से उनसे मंत्रमुग्ध होता गया कि इस लीडर में एक पैसेंस है, इनको उकसाया जा रहा है, पर ये नहीं, ये धैर्यवान है और अपने ऑब्जेक्ट पे निशाना है। वो ऑब्जेक्ट क्या है कि पीडीए और अपमान का बदला लेना है। अपमान के लिए जिम्मेदार है, कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। तो पीडीए के द्वारा उस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का माहौल खड़ा करना है, वातावरण खड़ा करना है। अच्छा, अब हम लिस्ट एक देखते हैं। दद्दू प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, बड़े नाम बसपा के एक समय दिग्गज नेता, सब के सब समाजवादी पार्टी में चले गए।
अब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो 22 से 23% का वोट प्रतिशत दलितों का है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ये वोट प्रतिशत ऐसा है जो सत्ता को घुमा के रख सकता है। उसमें भी अगर जाटवों की बात करें तो 55% से ऊपर दलितों में ये जाटवों का वोट है। ये वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। आज भी वो वोट बैंक उम्मीद पाले है कि बीएसपी सुप्रीमो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, क्योंकि कद उनका देश में हर कोई जानता है। तो क्या जो ये वोट बैंक है, जिस तरह से बीएसपी का लगातार ग्राफ गिर रहा है, जिस तरह से नेता बीएसपी से जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और लगातार कमजोर होती नजर आ रही, क्या इस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी का फोकस है मेन? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए का फोकस केवल अनुसूचित जातियों के वोटों पे नहीं है, बल्कि पीडीए हक वंचित जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज है, जो मानवर कांसीराम जी का ऑब्जेक्ट था, को सफरर को साथ रखना है, दुखिया दुखिया भाई भाई सह दुख भागीदार। तो शेड्यूल कास्ट के जैसे ही अति पिछड़ी जातियां शोषित पीड़ित हैं, अपमानित हैं, तो उनको भी साथ लेना है। माननीय अखिलेश यादव का फोकस उधर भी है। बहुजन समाज पार्टी को मैंने पहले ही कहा कि जो जन समर्थन था वो उस सामाजिक बदलाव की मुहिम को जन समर्थन था। तो हम लगभग 31% वोट शेयर तक 2007 में बहुजन समाज पार्टी को ले गए। कार्डर बेस काम था, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। उसमें से थोड़ा हिस्सा ब्राह्मण समाज का भी था, ये कोई बड़ा हिस्सा नहीं था। बहुत सारा श्रेय चुनाव आयोग को भी था कि उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए 2007 में। तो लिहाजा 31% वोट तक हम क्लाइमेक्स पे गए। फिर उसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव आया। अगर उसी पर चलते, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम 60 सीटें अनिवार्य रूप से जीतने में कामयाब होते, पर उसको छोड़ दिया गया। और इसमें सफरर कौन हुआ? सफरर जो कमज़ोर है भाई। 17 सीटें हमारी तो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की, तो और जो ओबीसी है वो 2 हिस्सा, तो 2 सीटें तो जाट ले गया हमारा। फिर यादव भाई भी ले गए बसपा के शेयर में से। तो हक किसका मारा गया? वो अति पिछड़ी जातियों के हिस्सेदारी टिकट बंटवारे में 80 में से कम हो गई। जब कम हो गई तो लिहाजा उनके हिस्से में 18 सीटें आई। जिनकी आबादी 52-55%, उनके हिस्से में 18 सीटें आई, तो उनको धक्का लगा और लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे साथ छोड़ के गए। तो फिर हमारा वोट शेयर 31% से घट के 27 पर आ गया। और फिर ये घटाव लगातार जारी रहा। हम लोगों ने तमाम के इनर कार्डर है जो बहन मायावती के चरण चूम करके, उनसे ही आरजू मिन्नत करके, देखिए आज भी कोई उनसे ऐसा नहीं, हम भी उनसे कोई अपमानजनक भाषा में कोई बात करने का ना इरादा है, ना वो हमारी नेता हैं, सम्मानित है हमारी। तो उनसे आरजू मिन्नत करके कहा कि हमारा हार्डकोर अति पिछड़ी जाती है, इनके हिस्सेदारी सुरक्षित रखिए। पर वो नहीं मानी। 2012 में वही दोहराव किया गया, तो वो 24% पर आ गए, 27 से 24 पर। फिर वही जारी रहा तो 2024 में 22% पे वो 14 में 2014 के लोकसभा चुनाव में 22% वोट शेयर आ गया। फिर गिराव जारी रहा, परंतु हमारा समाज 2017 में एकजुट हुआ और एकजुट हुआ तो 22% को गिराव था, गिरावट थी, पर सस्टेन कर ले गए 2017 के विधानसभा चुनाव में। पर सीट नहीं आई, सीट तो 19 आई। और हमने तब भी कहा कि यह 19 की संख्या बड़ी खतरनाक है भारतीय संस्कृति में। 19, 20, 21, तो 20 सूचक है बढ़ोतरी का और 21 सूचक है लगातार बढ़ोतरी का और 19 सूचक है घटोतरी का। तो मैंने तमाम लोगों से उस समय भी सावधान किया, हालांकि मैं पार्टी से बाहर था, पर मेरे भाई तो अंदर हैं, उनसे मैंने लगातार कहा कि ये खतरनाक साइन है, इसको संभाला जाना चाहिए और कोई नहीं संभालेगा, ये मूवमेंट ही संभाल सकता है, ये जाति गणित भी नहीं संभालेगा, ये जो विचारधारा है ये इसको संभालेगी।
क्योंकि मेरा समाज जाग चुका है और मुझे खुशी है। अति पिछड़ी जातियां भी इस देश की समाज व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह के लिए तैयार हैं। और मैंने अखिलेश यादव जी को देखा, सुना उस दिन 7 तारीख को, वो भी इस समाज व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह के लिए ऊर्जा भरी हुई है उनके अंदर, और वो अपनी भड़ास निकाल गए उस दिन जो अंदर सब भरा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वोट शेयर घटा और 17 में सस्टेन किया, पर फिर 2022 आया तो वो घट करके जब आपने लोक उसमें जिला पंचायत के चुनाव में जब हमारे करीब 15 से 20 लोग जिला पंचायत चेयरमैन, इतनी न्यूमेरिकल थी हमारे पास, जीत सकते थे, पर अचानक एक दिन अल्टीमेटम आया कि कोई भी पर्चा, जो पर्चा दाखिल कर चुके हैं चेयरमैन के लिए, वो सारे विड्रॉ कर लें। तो जिला पंचायत सदस्यों ने सवाल किया कि वोट किसको देना है फिर? तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि सपा को हराना है, अर्थात भाजपा को जिताना है। तो ये पूरा खुलासा हो गया और लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। तो लोगों को सारा कुछ खुलासा होने के बाद लोग स्विंग कर गए समाजवादी पार्टी की तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव में, और वो जो 22% वोट शेयर था वो 13% पे आ गया, यानी गिरावट आई 9% की, धड़ाम कहते हैं इसको। और वो जो 13% वोट है अभी 24 के इलेक्शन में 9% हो, तो ये तो धड़ाम है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय के बाद हमसे आगे खड़ी हो गई। हम कांग्रेस पार्टी को 89 से दबाए हुए थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी आगे आधा % वोट हमसे शेयर आगे लेकर के खड़ी हो गई और सीटों के मामले में 0 पर आ गए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो गिरावट है, जो ये अचानक नहीं है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जिन ताकतों ने हमारे नेता को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है वो उसका रिटर्न ले रहे हैं। आप मानते हैं कि बीजेपी बीएसपी के खिलाफ षड्यंत्र करती है, तो बीएसपी का ग्राफ और कमजोरी उसी वजह से आ रही है? हाँ, उसी तरह से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत बड़ी कद्दावर नेता है, संघर्ष उन्होंने किया है, उनकी ताकत को भारत में हर कोई जानता है। तो क्या आपको लगता है इतनी बड़ी नेता के खिलाफ बीजेपी षड्यंत्र कर सकती है और उस षड्यंत्र का शिकार वो लगातार सालों साल होती जा रही है? जी, तो परिणाम तो यही सामने है। उनका जो धन का अंपायर है वो उनकी कमजोरी बन चुका है, और लिहाजा धन है पर उसका खर्च नहीं दिखाई देता। पार्टी कार्यालय सूने पड़े हुए हैं, प्रदेशों के पार्टी कार्यालय सूने पड़े हुए हैं, कई प्रदेशों के पार्टी कार्यालय बेचे जा रहे हैं और बंद किए जा रहे हैं, जिला के कार्यालय बेच दिए गए, बंद कर किए जा रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बैंडअप की ओर ले जा रही हैं। और जो अपना वोट बैंक है, देखिए हम लोगों ने एक आंदोलन को मजबूत किया था ना बिकने वाला समाज बना करके। हमने कहा अपने समाज से कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायक और आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो और जो ना माने बिरादरी में उसका हुक्का पानी बंद करो। ये जब अभियान हम लोग गांव-गांव लेके गए तो लोगों ने वोट बेचना बंद किया और कांग्रेस के पाले से निकल करके समता और स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमारे साथ गोलबंद हुए। और जब हमारे साथ गोलबंद हुए तो हम एक बड़ी ताकत बन करके, नंगे भूखे लोग, मैं पहला इलेक्शन लड़ा, मेरे पास डिपॉजिट के पैसे नहीं थे। बहन मायावती को मैं बिजनौर में चुनाव लड़ाने गया 1985 में, तो उनके पास भी पैसे नहीं थे। मैं 25,000 रुपया बुंदेलखंड से इकट्ठा करके मैं ले गया था उस समय। तो वो पैसे के बिना हम जीत गए। तो उस वोट बैंक को 3 क्वालिटीज आ गई। वो सोया हुआ था तो वो जगाया गया, वो बिखरा हुआ था जातियों में, उसको इकट्ठा किया गया। वो अपना वोट बेच देता था तो उसको ना बिकने वाला बनाया गया। तो 3 मेरिट्स उसमें, 3 क्वालिटीज खड़ी हो गई। वो जगाया गया, इकट्ठा किया गया। ना बिकने वाला जो वोट है
उसको उन्होंने बोरे में भर के बेचा। और किसके हाथों? मेरी बहन के बलात्कारी के हाथों, मेरे भाई के हत्यारों के हाथों, अरुण कुमार शुक्ला और पन्ना जैसे लोगों के हाथों, उनके हाथों बेचा। तो समाज से सब दर्द से कराह उठा और लिहाजा जो, और ये यहीं तक सीमित नहीं रहा, जिला पंचायत के चुनाव आए सदस्य के, उसमें भी कहा गया कि नहीं, जो 10 लाख देगा, 15 लाख देगा, उसको हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो जो हमारा कार्यकर्ता है, जिसको हमने तैयार किया था कि आप सत्ता की हिस्सेदारी मिलेगी, वो हाशिए पे चला गया। उनसे कहा गया कि तुम चुनाव लड़ने की मेरिट नहीं रखते हो। तो फिर कौन रखता है मेरिट? ये भाजपाई लोग रखते हैं, ये कांग्रेसी लोग ही रखते हैं? नहीं। इसलिए हम लोग जो है ना बिकने वाला समाज ने अपील किया कि ना बिकने वाला टिकट हो, ना बिकने वाला टिकट हो, ना बिकने वाला नेता हो। अच्छा, एक सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी बनता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि इस वक्त सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, और बुलडोजर एक्शन को लेकर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बाहर भी प्रचार करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जिनके घर, प्रयागराज वाला मामला आप उठा के देख लीजिए, जिनके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ उनको दे। हाँ, तो इस तरह से कई मामले आते हैं और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं जो अपराध हो रहे हैं। जैसे फर्जी एनकाउंटर का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत का संविधान लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, पर भारतीय जनता पार्टी सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहती है। जो बुलडोजर है वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने की कार्रवाई है। वो भारत की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। वो भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या है कि मुसलमान इंसान नहीं है, मिलेच्छ हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या है कि अछूत लोग इंसान नहीं है, अछूत हैं, वो दूर हैं। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। भारत का राष्ट्रपति भारत की महान संसद के निर्माण के बाद उसमें उद्घाटन करने नहीं जा सकता, राम मंदिर में अंदर नहीं जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उनको अपमानित करना। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए घर छोड़ते हैं तो उनको ढुलाया जाएगा, उनको मंदिर में चले जाएं। यही नहीं, उनके पिता के साथ भी हुआ, उनके पिता के साथ भी कई बार ऐसा हुआ। इसलिए आज भी गांव में हो रहा है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो भारत की सोशल ऑर्डर को मजबूत करने वाले, सोशल ऑर्डर को लागू करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे, लॉ एंड ऑर्डर को भारत में स्वीकार कर लिया जाए तो एट्रोसिटीज रुक जाएगी, कोई गुंडा राज खत्म हो जाएगा। ये सोशल ऑर्डर में और लॉ एंड ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, और लिहाजा भारत में ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मैं कुछ नाम लूँगा, एक एक लाइन में आप उनका जवाब दीजिएगा जो भी आपके तुरंत दिमाग में आए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती। ठीक है, स्ट्रगल किया है। अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव भविष्य के सितारा हैं, और भविष्य के लिए मुख्यमंत्री और अगेन भी वो। राहुल गांधी। राहुल गांधी भी संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे संघर्ष करता है। चंद्रशेखर आज़ाद। वो भी संघर्ष कर रहा है, उसको सही दिशा में परिष्कृत होकर के डायरेक्शन पकड़ के चलने की ज़रूरत है। आकाश आनंद। हाँ, सीख रहे थे, बेचारे को निराश कर दिया गया। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि एकदम से इनको लाया गया, उम्मीद जगी कि अब बीएसपी में कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए वो बीजेपी के बड़ा खिलाफ थे। उसके बाद उनको पदों से हटाया गया, फिर बाद में लाया गया, फिर ये बताया गया कि उत्तराधिकारी हमारे, लेकिन एकदम से पार्टी से बाहर कर दिया गया। देखिए, आकाश आनंद के खिलाफ अप्रैल 2024 में बहन मायावती ने एक्शन लिया। क्यों? कि वो सीतापुर में आए और सीतापुर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया और जमकर बोले, और पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। अखिलेश यादव ने भी तारीफ उनकी की थी। हाँ, तो अप्रिशिएट किया।
और ताली बजी, उसका हौसला बढ़ा कि मैं ठीक लाइन पे, ठीक ट्रैक पे काम कर रहा हूँ। पर बहन मायावती जो खुद भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हो गई हैं, रात में उनकी क्लास लगाई कि नालायक, मोए मालिक का गरियाया है, मोए मालिक हैं, 3 बार मोए मुख्यमंत्री बना चुके हैं। मेरी क्या, मेरे पास 60 MLA थे 95 में और 425 के हाउस में मैं मुख्यमंत्री बन पाती। ये मेरे मालिक जिताए, हमें मुख्यमंत्री बनाए। कांशीराम जी ने बीच में बिलोला डाल दिया तो मेरी मुख्यमंत्री पद चला गया, 4.5 महीना ही चली। फिर भी दोबारा भी कांशीराम जी बहुत कोशिश किए कि कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव के समर्थन से सरकार बन जाए, पर वो नहीं बनाए मुझे। मोए मालिक ही जिताए संघ परिवार के, फिर बनाए मुझे मुख्यमंत्री। तीसरी बार भी वही बनाए। अरे नालायक, मैं तुम्हें इन्हीं की मदद से आगे बढ़ाना चाहती हूँ और तुम उन्हें चौराहे में बुरा भला कहाए। ले आओ, मैं तुम्हारे सारे ये जो फूल हैं ये नोच लेती हूँ, तमगे अमगे नोच लिए। वो बेचारे का डिमोलाइज हो गया। जो उसके अंदर क्रांति का जज्बा पैदा हो रहा था वो ठंडा हो गया। बुझे मन से फिर उसको लाया गया। तो दोनों ने, ससुर और दामाद ने, जो मुझे खबर आई, हाथ जोड़ के एक दिन कहा, बहन जी भाजपा से गठबंधन न करिए। आप 15 जनवरी को हमेशा पिंक और क्रीम कलर का सूट पहनते थे, अभी भगवा पहन लिया है आपने। आपका बहुत मुहूर्त का मौका होता है आपके जीवन का। तो ये लोगों में चल गया है कि आप भगवा की तरफ आकर्षित हैं, जा रहे हैं। और आपने हमसे बातें कही हैं तो वो चरणों में लौट गए कि नहीं, हमारा ऑल इंडिया में मूवमेंट रुक जाएगा। तो उनको लगा कि ये तो मुख्य मेरे सामने मुंह खोलने लगे, तो इनको तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसे ही क्लीन छवि लेके जाएंगे तो इनकी लोग बात सुनेंगे। तो नहीं, क्लीन नहीं, इनका मुंह काला कर दो। तो उनको दागी बना के निकाला गया। ये बहुत ही गलत है। एक होनहार नौजवान जिसको आप ही ने, और उसके लिए आपने उनको उभारने के लिए कितने कांशीराम के काडर को आपने बलिदान नहीं किया। उनका कितने लोगों को, दद्दू प्रसाद तो उन्हीं में से है। कोई देखो बहन मायावती का मुख्यमंत्री पद कोई नहीं लेना चाहता। माननीय अखिलेश यादव भी मैंने देखा 19 में गठबंधन के दौरान, तो उनके वो आज्ञाकारी बन गए थे। हम तो ऐसे ही देखे कि वो हमारे आज्ञाकारी बन गए। उन्होंने जो जो कहा वो किया उन्होंने। तो इसलिए कोई नहीं उनके रास्ते का बनना चाहता, पर उनकी अपनी जो ये गुलामी की मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर से, और कोई नहीं उनको डराए हुए है। उनका अपना धन का जो अंपायर है वो उनको भयभीत करके रखा है। और मैं आज यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो धन से चुनाव देश भर में होता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और जब चुनाव में धन बांटा जाएगा, शराब बांटी जाएगी, बेहोश करके लोगों के वोट लिए जाएंगे, तो जो जीतेगा वो घोटाला करेगा। और जब घोटाला करेगा तो सीबीआई के पंजे में जाएगा, ईडी के पंजे में जाएगा। लोक कल्याण को नुकसान होगा, लोक आंदोलन को नुकसान होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत में मिनिमम खर्चे पर और बिना खर्चे के चुनाव हो। और वो हम, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये कपोल कल्पित है, केवल कल्पना है, हो नहीं सकता। अरे हम बैठे ना उसके सबूत। हम तो लगातार, पहला चुनाव बिना पैसे के, दूसरा चुनाव थोड़े से पैसे में हम लड़े, तीसरा चुनाव थोड़े से और पैसे में लड़े। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में हमें अभियान चलाने की ज़रूरत है कि सच्चा लोकतंत्र, कम खर्चे वाला लोकतंत्र, चुनाव जन सहभागिता ज़्यादा हो, धन की भागीदारी कमज़ोर हो, वही सच्चा लोकतंत्र है। पर जिनके पास वोटों की कमी है, जो अल्पजन लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो तो घबराए हुए हैं कि हमारी सरकार नहीं आएगी, हम प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, विधायकी नहीं जीत पाएंगे। तब उनके सिपह सलारों ने, बुद्धिमानों ने कहा
कि चुनाव वोट से होगा तो हम पराजित हो जाएंगे, पर अगर यार चुनाव नोट से हो जाए उनका एग्जैक्टली, तब तो हम ही जीतेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं जीतेगा। तो चुनाव नोटों से कराने के लिए इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र है। मानवर कांशीराम जी ने इस षड्यंत्र को खत्म किया और सीधे पब्लिक को तैयार किया कि आपको ना बिकने वाला समाज बनना है। नोटों के प्रभाव से, धन के प्रभाव से अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने विवेक के आधार पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो और वो हम फलीभूत हुए। तो हम चाहते हैं, हम कोशिश में हैं, संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं। मैं इसीलिए आया हूं समाजवादी पार्टी में। चलिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दद्दू प्रसाद जी। तो ये थे हमारे साथ दद्दू प्रसाद जी, जो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और 2027 को लेकर तैयारियां पूरी समाजवादी पार्टी कर रही है। और जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो पीडीए के नारे में डी को मजबूत करने के लिए दद्दू प्रसाद जी भी अखिलेश यादव के संपूर्ण पीडीए को मजबूत करने के लिए दद्दू प्रसाद जी आ गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी इन्होंने बताया कि उनकी राजनीति जो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, जिस तरह से बीएसपी धरातल में जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है। आकाश आनंद से लेकर राहुल गांधी तक सबके बारे में बताया। बहरहाल दोस्तों, ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।